तो अशोक नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट, और ये अपडेट आप लोगों के लिए जानना बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि हमारे देश में चाहे सिलेंडर हो चाहे पेट्रोल हो, उसको लेके बड़ी गहमा गहमी बनी हुई है। कई सारे लोगों को लगता है कि दाम बढ़ेंगे। अच्छा, सिलेंडर के दाम को लेके भी चिंताएं बहुत जबरदस्त तरीके से हावी भी हो रही। खबर तो यह भी निकल के सामने आ रही कि सिलेंडर अब मिल भी नहीं रहे। इसको लेके जो हमारे देश का अपोजिशन है उसने सरकार से सवाल जवाब किए, सरकार ने कोई जवाब दिया नहीं। इसके बाद उन्होंने घेराव किया, प्रदर्शन भी हुए, राहुल गांधी भी इस मामले बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। लेकिन अब सिलेंडर तक तो ठीक, लेकिन पेट्रोल का क्या पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या फिर घटेंगे? चूंकि इसको लेके भी बड़ी चिंताएं हैं, चूंकि अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि हम आखिर तेल लेंगे किससे, क्या ईरान से लेंगे या फिर अमेरिका से लेंगे। रशिया से लेने की 1 महीने की जो मोहलत मिली है, क्या उस हाल में हम रशिया से लेंगे? अच्छा, हम लेने जाएंगे तो क्या रशिया हमें देगा? चूंकि साफ तौर पे है कि रशिया के साथ तो हमने धोखा ही किया। तो ऐसे हाल में एक जगह बड़ी मायने रखती है और उस जगह का नाम है स्टेट ऑफ हार्मोज। स्टेट ऑफ हार्मोज ईरान के पास वो जगह जिसपे ईरान का जमीन, पानी, समंदर हर जगह कब्जा है, और ईरान ने इसको अपने जंग के दौरान बंद कर दिया। चूंकि ईरान के तेल को भी नुकसान पहुंचाने की जब कोशिश की गई, तब ईरान ने कहा कि अगर हम इफेक्टेड हैं तो पूरी दुनिया इफेक्टेड हो जाए। और ऐसे हाल में जब उसको बंद किया गया तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ना था, क्योंकि पूरी दुनिया का 20 से 40% जो तेल है वो स्टेट ऑफ हार्मोज से ही होके आया जाया करता है। और ये वजह है कि ईरान में हमने चाबहार पोर्ट भी बनवाया था कि अगर चाबहार पोर्ट हमारा बन जाएगा तो स्टेट ऑफ हार्मोज से जो हमारा टैंकर आएगा वो चाबहार पोर्ट पे उतर जाएगा, और वहां पे उतरने के बाद बाई सड़क अफगानिस्तान के जरिए हम आ जाएंगे भारत में, और पाकिस्तान को हमें बाईपास करना पड़ जाएगा, मतलब फ्री रहेंगे हम। लेकिन अब ईरान के हक में भारत की नीति इस समय है नहीं। मोदी साहब इजराइल और अमेरिका के हक में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे हाल में अब खबर ही आई थी, और हमारे देश की चैनलों की बड़ी विडंबना ये है कि वो अक्सर ऐसी खबरें दिखाते हैं जो खबरें असल में फेक होती है, और उन खबरों की वजह से फिर हमारी बेइज्जती भी होती है। तो हमारे देश में खबर ये चल रही है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके ईरान ने कहा कि भारत का टैंकर यहां से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खबर ये निकल के सामने आई अब कि इस समय ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, ये पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के बेटे हैं। चूंकि आयतुल्ला खामनेई ने अपने जो वरासत है उसमें 3 नाम दिए थे, और इनमें से एक का नाम जो इसमें मुस्तफा खामनेई उनका है। तो मुस्तफा खामनेई जब सुप्रीम लीडर बनाए गए, बाकायदा वोटिंग हुई, IRGC ने उनको इलेक्ट किया। तो इलेक्ट करने के बाद पहली बार उन्होंने अपनी स्पीच दी, और इस स्पीच में उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज पूरी तरीके से बंद रहेगा और स्टेट ऑफ हार्मोज को खोला नहीं जाएगा। अमेरिका ने यहां तक कहा कि अगर आप खोलते हैं या फिर नहीं खोलते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे टैंकर्स जो है जाएंगे। ईरान ने कहा कि 1 लीटर तेल ले जाके दिखा दो। और खबर आज ये भी निकल के सामने आई कि अमेरिकन शिप जिसका नाम था विष्णु, ये स्टेट ऑफ हार्मोज को बाईपास करने की कोशिश कर रही थी, और इस पे IRGC ने यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने बड़ा हमला किया, और इस हमले में इस जहाज को उड़ा दिया गया, और उड़ाने के बाद इस जहाज को डुबो भी दिया गया। तो खबर ये भी आई, और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर अभी कोई कमेंट करना, कोई टिप्पणी करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, और ऐसे हाल में कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। तो स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर हमारे देश में जो खबरें चली थी वो पूरी तरीके से फेक थी, और स्टेट ऑफ हार्मोज को अभी भी ना तो खोला गया भारत के लिए और ना ही खोलने के कोई आसार दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे हाल में भारत के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको अवेयर करना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आमतौर पर एक आदमी कोई काम शुरू करता है, और ये कहानी अगर देखा जाए तो एक खबर सी है, लेकिन मुझे लगा कि कहानी के माध्यम से ये खबरें आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आप भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। आमतौर पे हमारे देश में कोई भी हो, चाहे ज़्यादा पैसा कमाए चाहे थोड़ा पैसा कमाए, संतुष्टि किसी के अंदर नहीं है। कम पैसे हैं तो ज़्यादा की लालच, ज़्यादा है तो और ज़्यादा की लालच, टॉप एलिट क्लास में आप आ गए तो फिर आपस में कंपटीशन, यानी रात की नींद जब आप जवान हो जाते हैं उसी के बाद से आपकी दुश्वार होनी है, और मरते दम तक आप परेशान रहेंगे। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो मुहैया से दूर हैं। और गरीबों के साथ समस्या यह है कि जो गरीब है उसके पास ऑप्शन भी बड़े कम होते हैं, और ऐसे हाल में गरीब अगर कभी नशा वशा के चक्कर में फंस जाए तो फिर जिंदगी तो बर्बाद होनी है। और ऐसी कहानी आज आपके सामने हाजिर है। कहानी तेलंगाना की है, नाम नहीं लूंगा किसी परिवार का,
और क्यों नहीं लूंगा वो भी आपको बताता हूं। एक शख्स था जो न ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास ज्यादा पुरानी कोई प्रॉपर्टी, लेकिन भारत में एक दस्तूर है कि आप अमीर हो गरीब हो, दो चार काम आपको करने पड़ेंगे, एक शादी करनी पड़ेगी, एक बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ऐसे हाल में इस शख्स की एक लड़की के साथ शादी होती है। ठीक ठाक तरीके से शादी हुई। शादी होने के बाद पत्नी घर आती है। काम धाम ये आदमी कोई करता नहीं था। फिर दिमाग में एक सवाल आया कि भाई जिंदगी कैसी चलाई जाए। तो जिंदगी चलाने के लिए फिर दिमाग में आया कि चलो रिक्शा चलाते हैं। अब ये आदमी रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट पालने लगा। परिवार में और कोई था नहीं, ये और इसकी पत्नी। तो ठीक ठाक तरीके से जिंदगी चल रही है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा, शादीशुदा जिंदगी भी आगे बढ़ी। इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अब परिवार में एक बेटी आई। कहने को तो ये कि लक्ष्मी आई, लेकिन मन में पति पत्नी के थोड़ी सी हिचकिचाहट की। लड़की पैदा हुई, शादी वादी करनी पड़ेगी, कैसे परिवार आगे चलेगा, क्या होगा। लड़का होता तो कुछ मदद करता। इन्होंने कहा कि एक बार और चांस लेते हैं। बेबी दोबारा प्रेग्नेंट हुई, इस उम्मीद में कि अब बच्चा होगा, लड़का होगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। एक बेटी और पैदा हो जाती है। फिर दोनों दुखी। पहले एक बेटी थी, दोबारा एक बेटी और हो गई। अब क्या करें। ऐसे हाल में दिमाग में आया कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता इस बार लड़का हो जाए। लड़का होगा तो फिर परिवार को संभालेगा, बेटियां तो बेकार होती हैं। यही सोच दिमाग में घर कर चुकी थी। लिहाजा इन्होंने तिबारा कोशिश की। पत्नी फिर प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद पत्नी ने फिर एक बेटी को जन्म दिया। अब तीन बेटियां, दोनों हिम्मत हार गए। सोचा कि फिर कोशिश करें, क्या पता फिर बेटी हो जाए। अब पति टेंशन में कि भाई साहब परिवार में वैसे ही गरीबी, अब तीन बेटियां हैं, इनको पढ़ाना लिखाना, शिक्षित बनाना, शादी ब्याह करना बड़ा मुश्किल काम है, कैसे होगा। अब इसके बाद क्या करें। इधर नशे की लत भी लग गई, शराब वराब पीने लगा, गुटखा उटखा खाने लगा। तमाम चीजें फिर भी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी बीच अभी चंद दिन पहले की बात है। चंद दिन पहले अचानक से तीनों बेटियां गायब हो जाती हैं। घर से बाहर कहीं खेलने के लिए निकली थी और तीनों एक साथ निकली थी और अचानक से गायब। अब ये चीज जब माँ देखती है तो उसे लगा कि शायद आसपास कहीं गई होगी। आवाज लगाई तो बच्चियों ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। खोजने निकली। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा, फिर गांव के अलग अलग घरों में जाके चेक किया, जहां वो बच्ची खेलती थी वहां पता किया, लेकिन ना ही कहीं कोई जानकारी, ना ही कहीं कुछ अता पता। मां परेशान। इधर शाम हो गई, बच्ची आई नहीं, रोने लगी। पति आ गया। जैसे ही पति आया, पत्नी रोते हुए अपने हस्बैंड यानी अपने पति को बताती है कि बच्चियां सुबह से गायब है। अब ये बात जब पति सुनता है तो उसके भी मानो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या। लिहाजा उसने अब खोजना शुरू किया आसपास के तमाम इलाकों में, जहां जहां बच्चियां खेलने जाती थी वहां पे, जिससे जिससे दोस्ती थी उससे पूछताछ करते कराते रात बीत गई। इधर पूरे इलाके में खबर फैल गई कि भाई फला शख्स की तीनों बेटियां गायब। क्या हुआ होगा उनके साथ। कोई चुरा तो नहीं ले गया, कहीं किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, किसी दरिंदे ने कोई दरिंदगी तो नहीं कर दी। पूरे इलाके के लोग घर के सामने जमा, तमाम लोग अपने तरीके से खोज रहे हैं। इसी बीच किसी ने सलाह दी कि आप एक काम कीजिए भैया, आप चले जाइए पुलिस स्टेशन और कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। पिता यह बात सुनता है, उसके बाद कंप्लेन दर्ज करवाने जाता है। पुलिस वालों को पूरी बात बताता है। वो कहता है कि साहब हाथ जोड़ रहे हैं, खोज दीजिए। पुलिस वाले भी अब सन्न कि एक परिवार, तीन बेटियां, तीनों गायब, क्या हुआ। कहीं किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, कहीं कोई बच्चा तस्करी करने वाला गिरोह तो नहीं। इधर ये खबर जब गांव में फैली, इलाके में फैली तो हंगामा मच गया। तमाम लोग अपनी बच्चियों को घर में छुपाने लगे। इसको देखते हुए पुलिस पे और प्रेशर। उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन अब जांच पड़ताल करें क्या। घर पे चेक किया, कुछ मिला नहीं। आसपास के लोगों से पूछा, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे पता किया, वहां किसी ने देखा नहीं। तो करें क्या। बहरहाल पुलिस वाले परेशान, इधर उधर जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। वक्त रेत की तरह निकलता चला गया, कुछ अता पता चला नहीं।
कैसे ढूंढा जाए, कुछ सबूत हाथ लग नहीं रहा। इधर तस्वीर, पोस्टर अलग अलग इलाकों में सर्कुलेट, अलग अलग थानों में भेजा गया कि भैया आपके इलाकों में कोई 3 बच्चियां ऐसी घूमती दिखे तो वो बताओ। हर एक गांव के जो ग्राम प्रधान थे, जो सम्मानित लोग से, उनसे बातचीत कि भैया आपके इलाके में अगर कोई बच्ची ऐसी दिखे तो वो बताओ। कहते हैं कि ऐसा करते कराते 1-2 दिन बीत गए, कुछ नहीं पता चला। पुलिस वालों के इधर हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ने लगा कि भाई गरीब परिवार की 3 बच्चियां गायब। मीडिया का प्रेशर कि पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। हैरान परेशान पुलिस वालों ने पिता से ही बार बार पूछताछ की कि आपने आखिरी बार कहां देखा था। मां से पूछताछ की, आपने आखिरी बार कहां देखा था। तमाम लोग इधर जवाब दे रहे हैं, कुछ बात आगे बढ़ नहीं रही। इसी बीच पुलिस वालों ने जब लगातार पूछताछ की तो कहीं ना कहीं पिता अपने बयानों पे भटकने लगा। जैसे जब उससे पूछा गया कि आपने आखिरी बार कहां देखा था तो उसने कुछ जगह बताई। 1-2 घंटे बाद फिर पूछा गया कि आपने आखिरी बार कहां देखा था तो उसने कोई और जगह बता दी। अब आमतौर पे जब परिवार पैनिक होता है तो ऐसी गलतियां कर देता है, लेकिन लगातार स्टेटमेंट बदलना, पुलिस को लगा कि दाल में कुछ काला है। लेकिन तब तक माहौल इतना बन चुका था कि उन्हें लगा कि अगर डायरेक्टली हम ऐसे छुएंगे या फिर कुछ कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो पुलिस वालों ने कहा कि अब कुछ करते हैं। लिहाजा पुलिस वालों ने दूसरे तरीके से पूछताछ की। पिता को बुलाया, किसी और एंगल से पूछताछ, कभी कोई दिलासा देके, कभी कोई उम्मीद देके। धीरे धीरे पिता का बयान अलग अलग दिशा में भागने लगा। और ये चीज जब पुलिस वाले देखते हैं तब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि जरूर ये आदमी कुछ जानता है, भले बताए या ना बताए। इसके बाद जब तबदियत और तफ्तीश के साथ इस आदमी से पूछताछ हुई तब एक ऐसी कहानी पता चली जिसको सुनने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा। दरअसल ये कहानी तो बच्चों के पैदा होते ही शुरू हो गई थी। पूरे परिवार के मन में एक ख्याल था, एक ख्वाब था कि अगर बेटा होगा तो परिवार की मदद करेगा, तरक्की कराएगा। लेकिन बेटी पैदा हुई, बेटी पसंद किसी को आई नहीं, लेकिन अब करें क्या। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन बेटा हुआ नहीं। इसी चक्कर में 3 बेटियां हो गई। इधर पति को लगातार जब शराब की लत लगी, यानी पिता को, तो उसे एक चिंता जब अक्सर पत्नी बोलती कि तुम दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, बच्चियों की शादी करनी है, कैसे होगा, दहेज का इंतजाम कैसे होगा। तो पिता को यह बात कहीं ना कहीं लगने लगी कि यार अगर बच्चियां रहेंगी तो शादी करनी पड़ेगी। आज के टाइम में कोई शादी हो तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लग ही जाएंगे। कहां से लाऊंगा इतना पैसा, क्या करूंगा मैं। और एक बार मैंने कर भी दिया तब तो मैं कर्ज तले दब जाऊंगा। मेरी जिंदगी का क्या मतलब है, ऐशो आराम सुख कैसे होगा। लिहाजा इसने खतरनाक प्लान बनाया। जिस तारीख को ये बच्चियां गायब हुई थी, इसने अपने बच्चियों को कहा कि एक काम करो, झील के पास आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। अब एक बच्ची 7-8 साल की, एक 5-6 साल की और एक 8-9 साल की, छोटी छोटी बच्चियां। पिता ने कहा और कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग आओ। फुदकती हुई चोरी छुपे पहुंची झील के पास की कहीं ऐसा ना हो कि मां रोक दे। पिता ने बुलाया था, डर था कि पिता कुछ देगा, मां रोक दे, न जाने दे तो फिर पार्टी हाथ से निकल जाएगी। तीनों बच्चियां उस तालाब, उस झील के पास पहुंचती हैं, पूछती हैं पापा क्यों बुलाया। मन में एक उम्मीद कि पापा शायद टॉफी लाए होंगे, चॉकलेट लाए होंगे। लेकिन इधर हैवान पिता के दिमाग पे तो कुछ और ही सवार था। उस पिता ने एक एक करके पहले आसपास देखा और इन तीनों बच्चियों को उस गहरी झील में फेंक दिया। पहले एक को फेंका, दूसरी भागने लगी, उसको पकड़ा, उसको फेंका। फिर तीसरी भागने लगी, उसको भी 1-2 थप्पड़ लगाए, फिर उसको फेंका। फेंकने के बाद वहीं छुप के वो देखता रहा। 2 से 3 मिनट तक बच्चियां हाथ पांव मारती हैं। फिर 3 मिनट के अंदर जब दम घुटा, फेफड़ों में पानी भरा, बच्चियां नीचे सदा के लिए सो जाती हैं। जब पिता को इत्मीनान हो गया कि बच्चियां गायब, अपने काम पे निकल गया ऑटो चलाने। इधर मां जब देखती है कि बच्चियां गायब हैं, घर नहीं आई, कहां चली गई, तो पहले मां तो खोजने निकलती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है फिर बच्चियां पता नहीं चलती। तो फिर इधर पिता नाटक करके घर आता है, उसको बताती हैं। फिर एक दिन तक ये और लोग इंतजाम करते हैं कि कैसे समय बीते। शायद मां इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है अभी तक की जांच पड़ताल में। एक दिन और बीत गया और डेड बॉडी जब फूल के ऊपर आई नहीं, तब पिता को लगा कि चलो चीजें अंडर कंट्रोल हैं और इसने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी, इस उम्मीद से कि बच्चियां वैसे मिलनी नहीं है, मिलेगी भी तो उनकी लाश मिलेगी। ये प्रूफ हो जाएगा कि खेलते खेलते ये लोग झील के पास गए, पैर फिसला, गिर गई। लेकिन बार बार चूंकि ये बयान बदल रहा था, इसको डर था कि कहीं मैं ये बोलूंगा तो ना फंस जाऊं,
आमतौर पे कोई क्राइम आप करें तो आप हमेशा से ही झूठ बोलने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा झूठ बोलने के चक्कर में भी इंसान फंस जाता है। तो सेम चीज़ इस पिता के साथ हुई, बार बार झूठ बोलना, बार बार चीज़ों को घुमाना, और ऐसे हाल में ये पकड़ा गया और ये पूरी कहानी अब पता चली। और रही बात कि मैंने पिता का नाम क्यों नहीं बताया, चूंकि बच्चियां नाबालिग थी और शुरुआत में जब बच्चियां गायब हुई थी तो कई अलग अलग तरह के आरोप भी लगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें और चल रही हैं। और लड़कियां नाबालिग और लड़की का मामला, तो मुझे लगा कि पिता का नाम और बाकी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कहानी आपको मैंने आज इसलिए सुनाई क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अपने काम में सुधार नहीं लाते। और एक बड़ी कड़वी सच्चाई आपको बताऊं, इस देश में सबसे आसान है पैसा कमाना। वो लोग जो कहते हैं कि पैसा कैसे कमाऊं, क्या करूं, सत्यता यह है कि वो ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते। और ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते से भी ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट है कि वो कुछ सीखना भी नहीं चाहते। वरना अगर आप सीखने पे आ जाएं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस देश में पैसा ना कमाएं। एक ठीक ठाक ठेले वाला भी 100, 200, 500 की बचत तो इतना कर लेता है। और बच्चियां अगर 8 साल की थी, 10 साल का वक्त था, 10 साल में अगर आप अपनी बच्चियों की शादी वैसे नहीं करा सकते तो आजकल इतने फंड हैं, इतने लोग हैं जो मंदिरों में शादी करवाते हैं। क्या जरूरत आपको किसको दिखाना है कि आप 1 लाख लोगों को घर पे बैठा के खिलाएं, 5 लाख का दहेज दें, सिंपली शादी भी हो जाती है। और 10 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ होती, क्या पता बच्चियां पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ना पढ़ती सोशल मीडिया पे एक कैमरे और एक मोबाइल की मदद से न जाने कितने लोग कमा रहे हैं। मैंने भी अपने करियर की शुरुआत एक टूटे से फ़ोन से की थी। आज अपना खुद का 2-3 स्टूडियो है, प्रोफेशनल कैमरा है, 2-3 एडिटर है। तो किस्मत में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस हिसाब से हिम्मत हारना और अपने नशे को न छोड़ के अपनी बच्चियों को मारना, मुझे लगा कि इस कहानी को आज आपके सामने जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हमारे समाज, हमारे आसपास हर जगह हो रही है। खैर, तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानियां सुनने के अगर आप शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।